Hello students, I am here again with some new things in issues in curriculum development. Today we are going to take up another issue of absence of initiatives for curriculum renewal, पाठ्यचर्या नवीकरण की पहल का भाव. So what is curriculum renewal? Curriculum renewal क्या है? अगर हम इस तरह से उसको देखें कि curriculum renewal is an ongoing cyclical and analytical process that continually strive to find new and effective ways to offer students learning experiences that are transformational, inspiring and intellectually challenging. So what does this mean? मतलब क्या हुआ, ये जो पाठ्यचर्या नवीकरण है वो एक सतत चक्रीय और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जो लगातार छात्रों को अधिगम प्रदान करने के लिए नए और प्रभावी तरीकों को खोजता है या खोजने का प्रयास करता है जो परिवर्तनकारी, प्रेरक और बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो. तो ये पाठ्यचर्या नवीकरण है. मतलब एक अगर नटशेल में हम इसको कहें, मतलब ये पाठ्यचर्या नवीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे हम नए चीज़ों को, नए अनुभवों को सम्मिलित करेंगे पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में, जो कि आपका जो अनुभव हम प्रदान करेंगे, नया अनुभव, वो एक परिवर्तनकारी हो, प्रेरक हो और इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग हो. मतलब आपका जो बौद्धिक स्तर है उसको चुनौती देता है. मतलब आप एक नया डायमेंशन की ओर मूव करेंगे, एक नया एरेना की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो चेंजेबल है, माने वो परिवर्तनशील है. दुनिया भी जो है वो परिवर्तनशील है, नेचर जो है, प्रकृति है, परिवर्तनशील है. तो जब ये परिवर्तनशील स्थिति में हम करिकुलम को अपरिवर्तित नहीं रख सकते हैं और हमारा जो ज़रूरतें हैं वो दिन बर दिन माने परिवर्तित होते रहते हैं. उस हिसाब से हम पाठ्यचर्या को भी परिवर्तन करना है. तो ये पाठ्यचर्या परिवर्तन जो है, हम इसको नवीकरण करते हैं, मैंने कुछ नए नए चीज़ों को इसमें सम्मिलित करते हैं. फिर से उसका मूल्यांकन करके, उसका आकलन करके हम देखते हैं कि ये जो पुराना पाठ्यचर्या जो चला रहा था उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं. उस खामी को दूर करते हुए हम नए नए चीज़ों को जोड़ते हैं जो कि हमें अभी जो प्रेजेंट है और हमारा फ्यूचर है, माने वर्तमान और भविष्य को सुधारने के लिए सहायक हो. तो इस पाठ्यचर्या नवीकरण में हम देखते हैं कि ये भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि कुछ चरणों से होके गुजरता है. तो पहला चरण क्या है, अगर हम इस तरह से देखेंगे, कुछ चरण है इसमें. तो फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन फॉर करिकुलम रिन्यूअल. कोई चीज़ हम जब करते हैं, अगर हम नवीकरण करेंगे तो इसका पहले हम एक प्रिपरेशन है, माने प्रस्तुतिकरण होना चाहिए हमें. तो ये कैसे होगा, तो हम इसमें क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग इसमें ये कंसिडर करेंगे कि हु एंड व्हाट टू कंसल्ट टू डिटरमाइन व्हाट चेंजेस विल इम्प्रूव द करिकुलम. किससे हम कंसल्ट करेंगे और क्या कंसल्ट करेंगे, माने क्या होगा और किन से होगा ये चीज़, माने किसको पूछने से बताएंगे कि हाँ ये चीज़ डालने से कुछ नया चीज़, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ उन्नति होगा, कुछ तरक्की होगा हमारा पाठ्यचर्या में, जो कि हमें वर्तमान और भविष्य में वो हमको सहायक होगा. तो पहला चीज़ है हु एंड व्हाट टू कंसल्ट. दूसरा है इसी में व्हाट इन्फॉर्मेशन नीडेड टू मेक वेल ग्राउंडेड डिसीशंस अबाउट द करिकुलम. हमें क्या सूचनाओं का ज़रूरत है या क्या सूचनाएं आवश्यक है, जो कि हम उन सूचनाओं के आधार पर हम अपना जो पाठ्यचर्या है उसको बदलने के लिए और उससे कुछ जोड़ने के लिए, मैंने उसका नवीकरण करने के लिए हमें ये सहायक होगा. तो कुछ सूचनाएं भी ज़रूरत पड़ता है जो कि हमें रिसर्च से मिलेगा. आप बिना रिसर्च किए, बिना उसका मूल्यांकन किए आपको सूचनाएं नहीं मिल सकती हैं. तो ये पहला चीज़ है प्रिपरेशन. दूसरा है प्रोग्राम विजनिंग, माने उसको जो देखना, विज़न मतलब देखना, माने हम इस जो रिन्यूअल प्रोग्राम है या रिन्यूअल का जो कार्यक्रम है उसको हम किस तरह से देखते हैं. तो विज़न ऑफ द प्रोग्राम इज़ हेल्पफुल इन आर्टिकुलेटिंग द प्रोग्राम आइडेंटिटी. अगर विज़न होगा तब हम पहचान पाएंगे हमें क्या, माने हमारे सामने जो लक्ष्य है, हम क्या
पाना चाहते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश शुड बी इन फ्रंट ऑफ अस इन अ वेरी क्लियर कट वे। माने हमारे सामने वो लक्ष्य एकदम क्लैरिटी के साथ हमें दिखना चाहिए। हम क्या, तो ये हमारा विज़न है। माने हम ऐसे अंधेरे में लाठी नहीं मार सकते हैं। तो हमें हमारा लक्ष्य जो है वो सामने एकदम क्लियर, माने निर्मल भाव से वो हमें दिखना चाहिए। मतलब हम उसको अवलोकन इस तरह से करेंगे कि हमारे सामने जो लक्ष्य है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम विजनिंग। जब तक हमारे पास ये विज़न नहीं है तब तक हमें रिन्यूअल का जो कल्पना है उसे नहीं लेना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए। उसका कल्पना मात्र ही हमारे लिए फिर गलत हो जाएगा। तो प्रोग्राम का विज़न जो है वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। तीसरा है प्रोग्राम आउटकम्स। what should the students know and be able to do by the time they complete the curriculum। मतलब ये जो आउटकम उसका है, ये जो प्रोग्राम हम चलाएंगे, पर नया चीज़ लाएंगे, तो उसका आउटकम क्या होगा, उसका फलाफल क्या होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। मतलब छात्र जो है इस पाठ्यचर्या को मैंने पूरा करने के पश्चात क्या क्या कर पाएंगे और उनमें क्या ज्ञान वो प्राप्त करेंगे, वो क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे और वो क्या करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये आउटकम को भी हमको निर्धारित कर देना पड़ेगा पहले, प्रायर टू मेकिंग changes or renewing the curriculum। Then curriculum mapping and analysis। Curriculum mapping provides the analytical framework to establish how elements of the curriculum relate to the outcome। जो हम करिकुलम मैपिंग किसको कहते हैं, जो करिकुलम का एलिमेंट है, जो तत्व है करिकुलम का, वो कैसे आउटकम के साथ रिलेट करता है, मतलब उसका क्या संबंध है। उस चीज़ को देखते हुए हम इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे कि जो पाठ्यचर्या में अभी तत्काल है वो क्या सही रूप से वो काम कर रहा है, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, या जो है वो सही है। तो इसको एनालिसिस, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो इसको विश्लेषण कैसे करेंगे, उसका एक फ्रेमवर्क है जो कि करिकुलम मैपिंग से आता है। तो करिकुलम मैपिंग जो है एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, एक ढांचा प्रदान करता है, एक रूपरेखा प्रदान करता है, जो कि वो एनालिसिस किस तरह से होगा, विश्लेषण किस तरह से होगा, वो हमें वो स्वरूप देता है, उसका रूपरेखा प्रदान करता है। उसके हिसाब से हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण से में ये देखेंगे कि क्या वाकई में कोई चीज़ हमें सुधार की ज़रूरत है करिकुलम में, या जो है वो सही चल रहा है, या इसी से हमारा काम चल जाएगा। सो दिस हैज़ टू बी डन इन द फोर्थ स्टेप। देन कम्स द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। द एनालिसिस स्टेज विल हैव रिवील्ड एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। जब हम विश्लेषण करते हैं तो वहाँ पे हमें दिखता है कि कौन कौन सा क्षेत्र में हमें सुधार की ज़रूरत है, और उस हिसाब से हम पाठ्यचर्या में बदलाव लाएंगे या पाठ्यचर्या में कुछ नवीनता लेके आएंगे। तो ये जब हम विश्लेषण करते हैं किन क्षेत्र में हमें सुधार की आवश्यकता है, वो हम पहचान जाते हैं या जान जाते हैं, हम उस चीज़ को चिन्हित कर लेते हैं, और उस हिसाब से पाठ्यचर्या में बदलाव का हम कोशिश करते हैं, या बदलाव का हम एक योजना बनाते हैं। बिफोर प्लानिंग चेंजेस इन स्पेसिफिक कोर्स, कंसिडर एन ओवरऑल पेडागोगिकल स्ट्रैटेजी फॉर द प्रोग्राम। माने चेंज करने से पहले हम देखेंगे कि ये चीज़ हम क्षेत्र को आइडेंटिफाई किए, मतलब क्षेत्र को चिन्हित किए, और हमने सोचा कि ऐसे ऐसे इसमें ये परिवर्तन आना चाहिए, और ये हमने योजना बनाए। तो योजना के साथ ये भी बनाना पड़ेगा कि जो पेडागोगिकल स्ट्रैटेजी है, जो आप समझ रहे ना, पेडागोजी जो है, मैंने किस तरह से इस चीज़ को, इस कंटेंट को, या ये जो ज्ञान है उसकी किस मेथड से, किस वे से हम बच्चों तक पहुंचाए, वो भी हमको यहाँ प्लान कर लेना पड़ेगा। वो स्ट्रैटेजी भी अभी ये तय कर लेना पड़ेगा कि बाय विच मेथड, बाय विच स्ट्रैटेजी, जो कि पढ़ाने का जो तरीका है, या उनको ये अनुभव प्रदान करने का जो तरीका है, वो किस नीति के तहत, रणनीति के तहत हम देंगे, तो वो भी हमें यहीं पे तय कर लेना पड़ेगा। तो तब जाके हम करिकुलम रिन्यूअल की ओर बढ़ पाएंगे। तो और ये भी सोचना है कि क्या परिवर्तन लाएंगे जो कि पाठ्यचर्या को और इफ़ेक्टिव बनाएगा। तो ये भी यहीं पे सोचना पड़ेगा। So these are the things in the planning and implement. We have to plan accordingly, and these are the things we need planning for. Then come the sixth stage is program assessment. How to know
दैट द प्रोग्राम करिकुलम इज़ डूइंग व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू डू। हमने परिवर्तन तो कर लिया, उसके बाद ये परिवर्तन उसमें असेसमेंट का भी हम स्कोप रखेंगे कि हमने जो नया पाठ्यचर्या जो नवीकरण करने जा रहे हैं या करेंगे, उसको हम किस तरह से फिर उसका मूल्यांकन करेंगे या फिर उसका कैसे आकलन करेंगे। माने वो जो हमने इंटेंशन है हमारा, जो हम सोचे हैं कि ये प्रदान करेगा, सचमुच ये कर पाएगा कि नहीं, उसको हम किस तरह से जांच करेंगे, उसका हम कैसे असेसमेंट करेंगे, हम आकलन करेंगे। तो ये भी उसमें रहना चाहिए। तो ये सारा चीज़ प्रायर टू चेंजेस वी हैव टू डिसाइड, माने हम इसको पहले तय कर लेंगे, ये चरण है, इसी हिसाब से हमको रिन्यूअल का बारे में सोचना पड़ेगा। रिन्यू हम जब करते हैं तो यही सब सोच के हम रिन्यू करते हैं। नाउ कम टू द इनिशिएटिव्स। ये जो इनिशिएटिव मतलब पहल, ये जो परिवर्तन है, पाठ्यचर्या का जो नवीकरण है, इसका पहल कौन करता है? नेचुरल है कि डिपार्टमेंट करती है? कोई भी डिपार्टमेंट जो जिस तरह से जो इसे डील करता है तो वो करती है। जैसे स्कूल एजुकेशन को एनसीईआरटी डील करता है सपोज, तो एनसीईआरटी का पहल से वो होता है। जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, माने ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये उसको लेके आती है। तो वो डिपार्टमेंट है जो कि स्कूल एजुकेशन को देखता है और वहीं से मिनिस्ट्री से पास होता है। उसी तरह से जैसे टीचर एजुकेशन आएगा तो वो एनसीटी उसका डिपार्टमेंट है, माने वो है, इस चीज़ को देखता है, मॉनिटर करता है, तो वो वहाँ से इस चीज़ का होगा। तो ये इनिशिएटिव वहाँ से होना चाहिए। तो फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में नीचे की ओर आता है। इनिशिएशन जो है वहाँ से होगा, माने वहाँ कुछ ऐसे रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन होगा, सूचनाएं होंगी, तब जाके हम उसको वहाँ माने नवीकरण करने का बात उठता है। और ये जो नवीकरण का इनिशिएशन के बाद फैसिलिटेशन जो है, ये एक सशक्त नेतृत्व भी डिमांड करता है कि किस तरह से नेतृत्व होगा और इसमें किन किन लोगों का सहायता लिया जाएगा, ये भी उसमें आता है। और इसमें मैंने वो अकेले का चीज़ नहीं है, मैंने इट्स नॉट ए सिंगल मैन शो, इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। और ये जो इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये नॉर्मली जो है एजुकेशनल लीडर्स होते हैं जो वो इनिशिएशन लेते हैं, सब लोग नहीं ले सकते हैं, तो ये इनिशिएटिव हो जाता है। तो अब आइए कि वाई देयर इज़ ए लैकिंग क्यों होता है ना, उसी नहीं कम टू द प्रोग्राम लीडर। जो लीडर कौन कौन हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं चेयरपर्सन, प्रोग्राम डायरेक्टर रिन्यूअल का, जैसे एनसीएफ आया तो उसमें एक चेयरपर्सन या डायरेक्टर होंगे, तब वो लाएंगे। तो वो उनके अंडर में कुछ फैकल्टी मेंबर, माने कुछ मेंबर्स उनको हेल्प करेंगे एक पाठ्यचर्या परिवर्तन के लिए। आप देखे होंगे कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के करिकुलम का देखिए, जो नया नीति आता है करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसमें आप देखिए एक डायरेक्टर या चेयरपर्सन होगा, उसमें लिस्ट ऑफ मेंबर्स होंगे। तो ये क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं मेंबर को, उनका अध्यक्षता में होगा कौन कौन उनको हेल्प करेंगे। आज जो लोग हेल्प करेंगे वो उसी फील्ड से होना चाहिए, नॉर्मली उसी फील्ड से होते हैं। कभी कभी होता है कि उस फील्ड में अगर वैसे हमको नहीं लगता है तो फिर हम बाहर से हम एक्सटर्नल फैसिलिटेटर को भी बुलाते हैं, जो कि उतना एक्सपीरियंस होगा जिनके पास होगा, और वो थोड़ा सा हमको उस बारे में बता सकते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे लोगों को भी हम इस टीम में रखते हैं। तो इनिशिएशन में ये लोग आते हैं, दे इनिशिएट द थिंग, माने यही लोग हैं जो पहल करते हैं। सो वाई देयर इज़ एब्सेंस ऑफ इनिशिएटिव्स, क्यों इनिशिएटिव में एब्सेंस है, माने जो पहल में इतना अभाव है, क्यों फ्रिक्वेंटली। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, ये आइडियली बोला था कि प्रत्येक 3 वर्ष में या फिर मैक्सिमम 5 ईयर्स में करिकुलम शुड बी रिन्यूड, क्योंकि 3 साल या 5 साल में बहुत नए नए चीज़ आ जाते हैं और एक ही तरह का जो ज्ञान है, ज्ञान का जो स्कोप है, जो दायरा है, वो बढ़ता है, एक्सप्लोशन होता है ज्ञान का। तो उस हिसाब से हमको पाठ्यचर्या में बदलाव करना चाहिए। तो भारतवर्ष में देखा गया है कि पाठ्यचर्या का जो नवीकरण है काफ़ी अंतराल में होता है। अब देखिए बीएड का अगर पाठ्यचर्या लेंगे, अगर झारखंड का उदाहरण लेंगे तो काफ़ी दिनों तक 1972 का पाठ्यचर्या लगभग हम कहेंगे 2009-10 तक चला। तो ये चीज़ क्यों हुआ, कहाँ पे ये कमी है, कहाँ पे अभाव है? तो ये हम इस तरह से बोल सकते हैं। पहला तो है लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। तो ये जो हमारा जो उद्देश्य है वो क्लैरिटी नहीं है, हमें क्या चाहिए। अगर हम टीचर एजुकेशन चला रहे हैं, बीएड का कोर्स या एमएड का कोर्स या डिप्लोमा कोर्स से चला रहे हैं, तो हम किस लिए चला रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे आई वॉशिंग होता है कि क्योंकि एक तो ट्रेनिंग डिग्री चाहिए, कैसे भी दे दीजिए।
तो 1972 में जो स्कोप था एजुकेशन का, वो क्या 2005 में, 6 में, 10 तक वो चलना चाहिए था क्या? वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ क्योंकि हमारे पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। हम किस लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि देखिए कि उसका इफेक्ट बाद में स्कूल एजुकेशन में दिखेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है कि हम क्यों करें। हम क्या लेके चलते हैं कि हमको ट्रेनिंग दे देना है। तो ट्रेनिंग देना और स्कूल में सुधार लाने में फ़र्क आ जाता है। तो किस तरह का ट्रेनिंग होगा, अभी का क्या ज़रूरत है, ये सब जब हम ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, ये सब देखते हैं, वो नहीं हो पाता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करते थे या करते हैं। तो इसीलिए हमारा इनिशिएशन नहीं होता बाय द अथॉरिटीज़। जो भी अथॉरिटी मैंने कहा, जो भी लीडर्स है, वो ये चीज़ को नहीं ले पाते हैं। दूसरा है लैक ऑफ इक्विपिंग द प्रोफेशनल बॉडी विथ नॉलेज एंड स्किल। जो भी प्रोफेशनल बॉडी है या प्रोफेशनल्स है, जो उनको हम ना तो सशक्त कर सकते हैं मैंने उचित ज्ञान और कौशल से, ना हम उनको कुछ दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम परिवर्तन करने के लिए थोड़ा कुंठित होंगे, क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है कि हम उनको सशक्त कर सकें। आप जब पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाते हैं या उसको नवीकरण करते हैं उसका, तो हम हमेशा देखते हैं कि अगर नवीकरण होगा तो हमें लोगों तक वो पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को सशक्त करना पड़ेगा वो नवीकृत पाठ्यचर्या को अपनाने के लिए और उसको मैंने कार्यान्वित करने के लिए। अगर ये नहीं होता है तो उसमें मिसमैच होता है, इसलिए हम नहीं करते, इनिशिएशन हम नहीं लेते। अगर इनिशिएशन जो लेगा तो उसको बहुत मैंने अभी कहा ना कि एक सिंगल मैन शो नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज़ लगता है, समय लगेगा, रिसोर्सेस लगेगा, तो और इसको उसका मैनेजमेंट भी लगेगा। तो इतना चीज़ हैंडल करने के लिए हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, तो जो कि नहीं है। अब देखिए जैसे झारखंड में SCERT बहुत अच्छा फंक्शनल नहीं है, तो यहाँ का जो पाठ्यचर्या होता है वो कैसे होगा। ये लोग अभी जैसे हर राज्य में SCERT ने टीचर एजुकेशन का भी सिलेबस को अकॉर्डिंग टू मैंने जो NCT वो फ्रेम आउट किया है, लेकिन यहाँ SCERT फंक्शनल नहीं है। तो ये SCERT ने NCERT को लिखा कि हमारे यहाँ पाठ्यचर्या का एक तो डेवलपमेंट कीजिए। आप देखिए झारखंड में है, झारखंड का भी एक तो रीजनलिटी उसमें होना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। तो NCERT क्या क्या उसका कंसर्न्ड डिपार्टमेंट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर को उसको हैंड ओवर किया कि आप करके दीजिए। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कैसे करेगा विदाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ झारखंड एनी मेंबर। तो SCERT में कोई है नहीं या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें तो जब करिकुलम रिन्यूअल का बात आता है उसमें एक्सपर्ट के रूप में या जो भी मेंबर्स के रूप में एजुकेशनिस्ट रहना पड़ेगा, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से रहना पड़ेगा। तो SCERT डिड नॉट टेक पेन टू अपॉइंट सम रिप्रेजेंटेशन। तो वो क्या हुआ, RI ने झारखंड से 2 लोगों को बुलाया, उसमें मैं भी था। तो आई वॉज वन ऑफ द मेंबर इन दैट करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, तो मैं भी गया। तो ये क्या हुआ कि देखिए रिसोर्सेज तो ज़रूरत पड़ेंगे ना, तो हमारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो जाना आना रहना तो एवरीथिंग NCERT प्रोवाइडेड। तो ये प्रोविज़न तो हर स्टेट, तो यहाँ ना तो स्ट्रक्चर है ना एडिक्वेट रिसोर्सेज है। तो वहाँ फिर वो करिकुलम डेवलपमेंट डेवलप हुआ और 7 दिन का वर्कशॉप था, उसमें डेवलप होकर उन्होंने SCERT को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन SCERT फिर फंक्शनल नहीं है, तो उसको कैसे लागू करेंगे उनको पता नहीं, और अभी तक लागू नहीं हुआ, वो आज तक वो नहीं हुआ जो आया, क्योंकि पूरे झारखंड स्टेट के लिए एक ही B.Ed करिकुलम बना है। तो लेकिन अभी देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना B.Ed का करिकुलम है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था जो होता। तो ये इनिशिएशन लेने में भी वो इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं आता है। तो हु विल टेक द इनिशिएशन, झारखंड में इसका लैकिंग है। तो देन है लैक ऑफ फिनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट। मैंने अभी कहा कि फिनेंशियल जो क्राइसिस है वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन का जो नेटवर्किंग है वो भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज भी नहीं है। माने कौन करेगा, कैसे करेगा, हु आर द एक्सपर्ट, हु आर द मेंबर्स, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कहीं एक डेटाबेस नहीं है। तो किन को लेके वो करिकुलम का रिन्यूअल करेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से वो ये भी एक होता है कारण। दूसरा है लैक ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू कंटेंट, माने जो एबिलिटी है टू क्रिएट ए न्यू कंटेंट। अगर हम बोलेंगे करिकुलम रिन्यूअल होगा तो कैसे हम क्रिएट करेंगे इस चीज़ को, हु विल राइट द कंटेंट, कंटेंट राइटर्स कौन है। जो करिकुलम परिवर्तन होगा, सपोज टीचर एजुकेशन का जो नया आएगा तो कौन लिखेगा। आप देखिए 2014 में जो फ्रेमवर्क आया
एनसीईआरटी एनसीटी का जितना भी मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, मतलब कंटेंट हैज़ नॉट बीन रिटन प्रॉपरली। लेकिन आ गया। अभी देखिए नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन आया है उसमें भी कंटेंट लिखने का बात है। तो हमें भी ऑफ़र आया था एनसीईआरटी की तरफ से कि आप ओडिया में लिख सकते हैं क्या कंटेंट नई शिक्षा नीति। मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। ओडिया में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, रीजनल भी है ना। तो जो नई शिक्षा नीति अभी अभी आया जो हो रहा है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा हर लैंग्वेज में, मैंने हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में होगा, प्लस रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। तो ये चीज़ है कि आपको इसको लिखना पड़ेगा। मैंने लैक ऑफ जो कंटेंट उसका एबिलिटी लोगों के पास होना चाहिए। लिखना खाली पॉइंट आउट कर देना कि ये करिकुलम में होना चाहिए, उसका जो कंटेंट है, रिटन पार्ट है, हु विल डेवलप दैट, ये भी लैक है। इसलिए हम इनिशिएशन नहीं लेते हैं। कौन करेगा? वी हैव टू सर्च फॉर पीपल हु कैन राइट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ। मैंने अभी जैसे हम बोलते हैं कि सपोज बोलो हर चीज़ को एक्टिविटी बेस्ड लिख देना, कोई कंटेंट को ठीक है, लेकिन उसको एक्टिविटी बेस्ड में लिखना या कोई एक पर्टिकुलर मैंने टीचिंग जो फैसिलिटेशन है उस हिसाब से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हर कोई नहीं लिख पाएंगे। तो लोगों को ढूंढा जा रहा है कि हु विल राइट, कौन लिखेगा। मैन पावर ज़रूरत है, तो मैन पावर भी मैंने उचित मैन पावर जो कि सचमुच कर सकता है उस चीज़ को, तो वैसे लोगों का हमारे यहाँ अभी कमी है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल चैलेंजेस। मैंने कहा अभी एससीईआरटी का स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो एक चैलेंज के रूप में आता है, इसलिए हम इनिशिएशन नहीं लेते। जैसे अभी हमने कहा कि एससीईआरटी यहाँ फंक्शनल नहीं है, कौन करेगा? हु विल डेवलप द करिकुलम। हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन जो भी स्टेट्स अदर स्टेट्स है उनका एक ही करिकुलम चलता है, बीएड हो एमएड हो, पूरा राज्य में एक चलता है। तो यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमारे यहाँ कोल्हान में कुछ और चल रहा है, बिनौहा में कुछ और चल रहा है, दुमका में कुछ और चल रहा है। तो इस तरह से हम अब जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलो वो भी अपने तरीके से चला रहे हैं, तो इनका कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक ही चीज़ के लिए, हमारे पास एक तो यूनिफॉर्म गाइडलाइन नहीं है, तो क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मैंने वो स्ट्रक्चर ही नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन का कि हु विल डू इट, मैंने उसका हायरकियल लेवल भी सेटअप नहीं है, तो कैसे होगा ये चीज़, ये मुश्किल हो जाता है। फिर है फैकल्टी रेजिस्टेंस टू करिकुलम चेंज। तो आप देखे होंगे कि जब करिकुलम रिन्यूअल का बात आता है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रेजिस्टेंस टू करिकुलर चेंज, तो जो टीचर्स हैं वो भी रेजिस्ट करते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो कहीं इनिशिएशन जो है ना, अगर हो भी रहा है तो ये लोग दबेश्वर में विरोध भी, हम लोग फैकल्टी जो है विरोध भी करते हैं। फिर एक तो नया चीज़ आएगा, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर जानना पड़ेगा, फिर खुद को डेवलप करो, तो इट विल टेक टाइम। सबको ही सुविधावादी होते हैं, तो टीचर्स भी सुविधावादी हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे सुविधा के अनुसार ये चल रहा है, तो ये मैं 3 साल 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई एम कंफर्टेबल विद दिस कंटेंट। फिर नया कंटेंट आ जाएगा, फिर ढूंढो, फिर बुक्स नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से फिर जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होता है, तो टीचर से भी रेजिस्टेंस होता है कि जो चल रहा है वो चल रहा है, चलने दीजिए। कोई कहीं टीचर की तरफ से इनिशिएशन नहीं होता कि जाके बोले कि हाँ इस चीज़ को ऐसे ऐसे परिवर्तन करने से होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द लैकिंग पॉइंट, इसलिए इनिशिएशन लोग नहीं लेते हैं। देन लो एकेडमिक लेवल ऑफ स्टूडेंट का जो है उपलब्धि जो है, एकेडमिक उपलब्धि जो है बहुत लो है। आजकल देखिए स्टूडेंट में बहुत स्टैंडर्ड का डिटेरियोरेशन हो रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस आउट ऑफ इट। हम लोग एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बना दिए हैं कि स्टूडेंट का जो बौद्धिक स्तर है उसमें एक तो मैंने समग्रता है नहीं है विकास में। वो एक पिन पॉइंटेडली एक ही चीज़ को जैसे रटने टाइप का हो जा रहा है। मैंने एक क्या बोलते, होलिस्टिक व्यू बच्चों में नहीं आ रहा है। राइटिंग एबिलिटी घट रहा है, रीडिंग इनका हैबिट घट रहा है, एक्सप्रेशन एबिलिटी घट रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। एक्सप्रेशन एबिलिटी देखिए, आप ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेशन करने का, आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव में हो रहा है, तो एक्सप्रेशन करने का ज़रूरत नहीं। सब टिक मार्क मारो, नेट क्वालिफाई, जेट क्वालिफाई, बेट क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई, कहीं कुछ लिखने का नहीं है। लेकिन टीचिंग जॉब जो है वो तो एक्सप्रेशन की बात है ना, आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं खुद को। तो ये क्या होता है ना, स्टैंडर्ड लेवल जो है स्टूडेंट का घटा रहा है। इस तरह का जो सिस्टम में जो परिवर्तन है, तो उसके लिए ये जो स्टैंडर्ड घटा है, जो करिकुलम रिन्यूअल की बात करते हैं, सचमुच ये जो रिन्यूअल होगा वो स्टूडेंट ग्रहण कर पाएगा कि नहीं, ये हमें पता नहीं। तो हम थोड़ा सा मैंने सशंकित रहते हैं कि सचमुच हम जो करेंगे वो हमारे बच्चे उसको ग्रहण कर पाएंगे या उसको
अपने अंदर ले पाएंगे और इस अनुभव को कोरिलेट कर पाएंगे, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, डीमोटिवेट होता है। तो इसलिए भी हम इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि करिकुलम चेंज हो, जो चल रहा है चलने दीजिए। आप देखे होंगे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आज यूजीसी के तहत यूनिवर्सिटी टूट के छोटे छोटे यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में करिकुलम का जो बात आप देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम करिकुलम टू एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है अभी भी। 21st सेंचुरी में आप देखिए इस तरह से एग्ज़ाम होता है कि 10 क्वेश्चन आ गया, 12 क्वेश्चन आ गया, आंसर एनी 5। ये बहुत पुराना प्राचीन पद्धति है। मैंने भारत, अगर आप ये इंडिपेंडेंस के बाद से लेंगे तो अभी नया तरीका इवैल्यूएशन आ गया है। और किस तरह से होगा, करिकुलम डिज़ाइनिंग भी वैसा नहीं है, मैंने पूरा एज ए होल दिया है, उसमें यूनिट का बंटवारा नहीं है। तो बहुत सारा, अभी तो CBSE सिस्टम भी आ गया, तो वो सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ लोग नहीं है, रिसोर्स नहीं है। स्टूडेंट का हम बोलते हैं कि इस रीजन में यही नहीं चलेगा, इस रीजन में वो नहीं चलेगा। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो कोई भी रीज़न हो, वो बैकवर्ड हो अपवर्ड, तो आपको एक तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, जो कि हम स्टूडेंट को देखते हुए नहीं कर पाते कि स्टूडेंट जो है यहाँ थोड़ा उतना एकेडमिक लेवल जो है बहुत हाई नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है। स्टूडेंट का दोष नहीं है, दोष है कि हम उनको उतना एक्सपोजर नहीं है, हमारे यहाँ उतना सुविधाएं नहीं है इस एरिया में, ये रूरल एरिया पड़ता है। तो बहुत सारे तर्क देके हम ये कहते हैं, फाइनली होता है कि स्टूडेंट का जो स्तर है वो घटता है, मैंने घटा हुआ दिखता है। इसलिए हम करिकुलम का रिन्यूअल करने में थोड़ा कुंठित हम बोध करते हैं। देन द एडिशनल वर्कलोड फॉर फैकल्टीज and lack of interest in participating in the curriculum renewal program। तो होता क्या, जब करिकुलम रिन्यूअल का बात आता है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए टीचर और ए फैकल्टी मेंबर, उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है इसमें करना है। क्योंकि देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि सब सुविधावादी होते हैं, सब कोई चाहता है कि जितना कम वर्कलोड होगा उतना अच्छा है। जब वर्कलोड, आपको पढ़ाना भी है, आपको और काम भी करना है, उसके बाद करिकुलम रिन्यूअल, वो तो एक तो प्रोसेस है, उसको बिना रिसर्च का, बिना मंथन किए आप नहीं एक अच्छा करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, मैंने रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए वर्कलोड, उसको फिर बनाओ, लिखो, टाइप करो, देयर सो मेनी वर्क। तो उसमें जो है एक्स्ट्रा टाइम जब इंस्टीट्यूशन डिमांड करता है या जो लोग डिमांड करते हैं, तो वहाँ फैकल्टी मेंबर रिलक्टेंट होते हैं कि हम क्यों एक्स्ट्रा टाइम देंगे, उसी समय के अंदर होगा तो ठीक है। तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं करिकुलम रिन्यूअल प्रोग्राम में। तो ये भी जो है वो इनिशिएशन को का अभाव हो जाता है कि कौन इनिशिएट लगे, इतना तरह का बात है इसमें, तो इसलिए वो लैकिंग होता है इनिशिएशन का। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फैकल्टीज, द डिपार्टमेंट्स एंड द मैनेजमेंट। देखिए फैकल्टीज़ मतलब जो टीचर्स है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोई एक तो संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, मतलब संप्रेषण नहीं है। तो उससे क्या होता है कि फैकल्टी क्या चाह रहा है ना, तो डिपार्टमेंट हम क्या चाह रहे हैं, एनसीटी हमारे से कभी वार्ता नहीं किया। मैंने एक तो लार्ज स्केल में होता है, तो ये क्या होता है, करिकुलम जो है ऊपर से आता है, ऊपर से आता है। तो यहाँ टीचर किस लेवल के हैं, क्या है, कितना जानते हैं, टीचर का क्या ज़रूरत है या टीचर क्या सोच रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। और उसके बाद अगर वो वहाँ से आता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, माने इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता शिक्षकों का, माने वो संपर्क नहीं बन पाता है, और उसके बाद मैनेजमेंट के साथ भी नहीं बन पाता। तो इससे भी लोग बोलते हैं कि करिकुलम चेंज नहीं होने से, रिन्यू नहीं करने से ही ठीक है। चलो डिग्री तो मिल रहा है, डिग्री में तो कहीं नहीं लिखा कि फलना करिकुलम है, एमएड है तो एमएड है, बीएड है तो बीएड है। कौन सा करिकुलम फॉलो किया, किस साल वो रिन्यूअल हुआ, तो उसमें तो लिखा नहीं ना है, तो क्यों हम इतना मेहनत करेंगे। सो दिस इज़ द पॉइंट। तो वहाँ पे लोग इस तरह से सोचते हैं। फिर लास्टली है लैक ऑफ कॉमन एंड कॉम्प्रिहेंसिव विजन फॉर अपडेटिंग द करिकुलम। हमको एक कॉमन विजन लेके चलना पड़ेगा। हम जैसा अभी बोले कि एक राज्य है तो 5 तरह के सिलेबस है करिकुलम में, क्यों है ऐसा, क्योंकि हमारा एक कॉमन विजन है। टीचर एजुकेशन अगर हम लेते हैं तो वो एक कॉमन विजन है कि हमको स्कूल एजुकेशन दुरुस्त करना है। तो स्कूल एजुकेशन दुरुस्त करने की एक ही तरह का करिकुलम भी तो हो सकता है। तो ये कॉमन विजन हम में नहीं है, हम कुछ और सोच रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी कुछ और सोच रही है, दूसरा यूनिवर्सिटी कुछ दूसरा चीज़ सोच रही है। तो ये जो अपडेशन ऑफ करिकुलम होगा उसके लिए एक कॉमन विजन एक सेंट्रलाइज तरीके से नहीं होता है। तो ये भी लैक होता, कौन करेगा। हमारे यहाँ जो सिलेबस है, आप दूसरा यूनिवर्सिटी में देखिए, हो सकता है कि हमारे से बहुत पीछे हैं वो, ये हो भी सकता है क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे से कंसल्ट ही नहीं किए। मैंने दोनों यूनिवर्सिटी या 5 यूनिवर्सिटी मिलके कभी सोचा नहीं कि इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो स्टेट का एजुकेशन को जो देखता है वो उतना सुदृढ़ नहीं है।
So, this is all about the initiation lacking, absence of initiatives for curriculum change. तो ये बहुत सारा कारण है, इन कारणों में से ये सभी एक कारण हो सकता है. तो नॉर्मली these are the reasons, these are the factors that leads to absence of initiation for curriculum change. So with this I finish up my 5th unit. ये 5th unit पूरा हो गया है. तो आप लोग इसको देखिए. these are the issues in curriculum development. आप इसको अच्छे से सुनिए, और if any doubt exists you can always contact, you are free to contact me over the WhatsApp so that I may clarify your doubts. So for today this much. Thank you and take care.